ये वही, सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ खुद को। मेरा नाम कुणाल मलिक है। मैं आपको एसएसबी के पार्ट पर ज़्यादा हेल्प करूँगा, ज़्यादा गाइड करूँगा। अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आई हैव क्वालिफाइड एनडीए एंड सीडीएस मल्टीपल टाइम्स। एसएसबीज दी है मैंने बहुत सारी। उसके बाद मैंने खुद भी एसएसबी के लिए मेंटरशिप करी है। और टिल डेट 12 ऑफिसर्स मेरे इधर उधर फौज में हैं। तो ये छोटा सा एक्सपीरियंस है मेरा। तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा ये बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैभव कुमार कोई है? नहीं। तुम्हारे लिए मेरा जो इनपुट ये हो सकता है कि जो तुम अभी लाइफ जी रहे हो, जो तुम अभी संघर्ष कर रहे हो, आज से कुछ साल पहले मैंने भी किया है। टीडीएस कैसे निकलेगा, कैसे पढ़ना है, उसके लिए कैसे तैयारी करनी है, इंग्लिश पे कैसे काम करना है, एसएसबी के लिए खुद को कैसे तैयार करना है। इस उम्र में आने के बाद तुम बहुत सारे और करियर ऑप्शंस के बारे में भी सोच रहे होगे कि मैं इसके अलावा क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी रही थी। उन सब चीज़ों के लिए मैं तुम्हें हेल्प करूँगा करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास कितने कितने अटेम्प्ट बच रहे हैं, कितने अटेम्प्ट है सीडीएस के? ठीक है। तेरे डेट ऑफ बर्थ 2005? तेरे पास कम है, दो तीन ही है तेरे पास तो। ठीक है, तीन है। थोड़ा सा और सीरियस हो जाओ तुम दोनों को ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत है। ठीक है। दिया है किसी ने सीडीएस अभी परसों? कैसा एक्सपीरियंस था? बढ़िया था, हो जाएगा। फिर कोचिंग क्यों ले रहा है भाई? हैं? अच्छा। पेपर आसान था भाई। पेपर आसान था। ठीक है, तो ये मत सोचना कि इस बार आसान आया है तो अगली बार भी आसान आएगा। ठीक है, पेपर वाकई में बहुत आसान था। जीएस तो फुद्दू जीएस पूछ रखी थी। इंग्लिश में मान सकता हूँ थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा। अच्छी बात है। जीएस और मैथ। हाँ, तो वही कह रहा हूँ मैं, थोड़ा सा कि पेपर का लेवल है इस बार। अगर थोड़ा आसान अगर आ गया तो जरूरी नहीं है अगली बार भी ऐसा आए। मीनवाइल, हम किन टॉपिक्स पे बात करेंगे, कोई एक बंदा नोट कर ले ताकि मैं उसे फॉलोअप्स में अगली क्लासेस में कंटिन्यू करूँ। कोई भी एक बंदा नोट कर लो। कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें बताऊंगा। अभी तो क्लास में स्ट्रेंथ 6 लोगों की है। मैं ज़्यादा चीज़ें अभी डिस्कस नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि और भी लोग आ जाएं, इकट्ठा हो जाए। कोई तुम्हारे रूममेट हो जो आने वाला हो, एक बार उसे फ़ोन कर लो अभी। नहीं है? तुम दोनों साथ, और कोई नहीं है रूम में? पुराने बच्चे जो आने वाले थे वो? हैं? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो भाई, कुछ बातें तो ऐसी है। नंबर वन के इस बार पेपर 14 तारीख को हो रहा है। पेपर में टाइम कम है। 120 से लेके 135 दिन के आसपास तुम्हारे पास एक्चुअल टाइम है। हालांकि है तो 5 महीने। 5 तिया 15, 150 दिन। पर 150 दिन इफेक्टिव नहीं होते, संडेज होते हैं, अदर डेज होते हैं, पर्सनल काम होता है, गर्लफ्रेंड का बर्थडे होता है, सब चीज़ें होती हैं। तो चीज़ें तो कॉम्प्रोमाइज़ होंगी तुम्हारे एंड से भी और हमारे एंड से भी। हमारे एंड से मतलब संडे हो जाएगा, या कोई फेस्टिवल आ गया तो उस दिन तो भाई कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। मान लो रक्षाबंधन आएगा बीच में, ठीक है, तो रक्षाबंधन पे छुट्टी होगी। इस तरीके से बहुत सारे, 15 अगस्त आएगा, तो वो छुट्टियां तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। मान के चल रहा हूँ तुम्हारे पास 120 से लेके 135 दिन है। 130 पकड़ लेते हैं एवरेज। 130 दिन का संघर्ष है जो अभी तुम करोगे हमारे साथ। इस संघर्ष में क्या करना है उसकी स्ट्रेटेजी बनाओगे, कैसे बनाओगे, उस पर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बहुत डिटेल में उस पर बात करूंगा। पहले कुछ और टॉपिक पे बात कर लेते हैं। प्रायोरिटीज़ किसे देनी है? भाई, इंग्लिश को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, ये बात तुम ध्यान रखना। इंग्लिश तुम्हारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक तो नंबर वन क्यों, 120 क्वेश्चन आते हैं, एक अकेला पेपर इंग्लिश का ही है। दूसरा, एसएसबी के 5 दिन, 80% 90% चीज़ें इंग्लिश में ही होंगी। ठीक है, कहाँ से आया भाई तू? डिस्ट्रिक्ट? अच्छा, तू कहाँ से आया? अच्छा, यहीं से है तू तो। आप आप देवरिया? हाँ, अच्छा, झारखंड, वाराणसी। ठीक है।
ठीक है, और भी आएंगे बच्चे, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही यार इतने कम बच्चों में पढ़ाने में, बिल्कुल नहीं मिल रही। ठीक है, स्ट्रेटजी की बात करते हैं। आने वाले 120 दिन तुम स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे, उस पर आज थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ तुम्हें। देखो भाई, स्ट्रेटजी को तुम कुछ इस तरीके से डिवाइड करो कि परसों का पेपर देखना, और साथ साथ 1-2 साल पुराने पेपर देखना। पेपर देख के क्या करोगे तुम, पेपर देख के उसकी एनालिसिस करोगे। एनालिसिस से मेरा मतलब है, तुम इस तरीके से इंग्लिश की एनालिसिस करोगे, लिख लेना यार जो मैं लिखवा रहा हूँ। इंग्लिश की एनालिसिस कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल टॉपिक्स लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ईयर लिखना सारे, जैसे 2025 का 1, 24 का 2, 24 का 3, 23 का 2, सॉरी यार 3 थोड़ी होगा इसमें, 23 का 2 और 23 का 1। इस तरीके से करके तुम लिख लेना। इसमें लिखोगे क्या भाई, टॉपिक्स क्या, मान के चलो इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, पैसेज, स्पॉटिंग एरर, और क्या आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, ऐसे करके सारे टॉपिक्स लिख लेना। या क्या करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख ले भाई, चार्ट बना ले। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल हर साल 10 सिनोनिम आ रहे हैं, किसी एक साल 8 आ गए, किसी में 5 आ गए, 5 तो नहीं आएंगे, फिर से 10 ही आएंगे। ठीक है, इस तरीके से करके पूरा लिख लेना, लास्ट के एटलीस्ट 3 साल का। अगर ये नहीं लिख रहे तो तुम्हें ये नहीं पता कि एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड को जानने के लिए ये लिखना आवश्यक है। ठीक है, तो ये लिख लेना। जैसे ही ये लिखोगे तुम्हें आइडिया लग जाए, लास्ट में क्या बनाओगे तुम, एक कॉलम एवरेज का, एवरेज, कि भाई एवरेज मार्क्स कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि हर बार अगर एवरेज 8 क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन का आ रहा है, तो भाई हर बार 10 क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो ये एवरेज जरूर लिख लेना। अब तुम्हें आइडिया लगेगा कि तुम्हें क्या पढ़ना है। अब पता चलेगा या ऐसे ही रैंडमली पढ़ते रहोगे, अब लगेगा ना। चलो इंग्लिश में तो फिर भी हर चीज़ कैटेगरी के हिसाब से आती है, तुमने पेपर तो देखा होगा सबने, हर एक चीज़ कैटेगरी में आती है। कैटेगरी डिफाइन करना मैथ्स में, जीएस में बहुत डिफिकल्ट है। जीएस की अगर बात करो तो जीएस के लिए भी यही चीज़ करोगे तुम। जीएस में कैसे करोगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और क्या आता है, इको। इको इस बार 10 क्वेश्चन आए हैं, पूरे 10 क्वेश्चन आए इको के। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, इस तरीके से करके पूरी कैटेगरी बना लेना, सेम ईयर, सारे ईयर लिख के एवरेज। इससे फ़ायदा क्या होगा, तुम्हें पता चलेगा हिस्ट्री को कितना टाइम देना है, ज्योग्राफी को कितना टाइम देना है, पॉलिटी को कितना टाइम देना है। जब तक ये नहीं करोगे तो तुम धूल में लठ मार रहे हो। समझते हो धूल में लठ मारने का मतलब, हाँ, हाँ। तो बिना बात में कुछ भी पढ़े जा रहे हो, 10 दिन ज्योग्राफी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आ नहीं रहे 5 उसमें। आजकल ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि पॉलिटी में आजकल वेटेज डाउन हो रही है, पॉलिटी की वेटेज कम होती जा रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि पॉलिटी इजी है, हर कोई पढ़ लेता है, मज़ा आता है सबको पढ़ने में, आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स, ये वो सब, सबको मज़ा आता है पढ़ने में, सब पढ़ रहे हैं। आजकल हिस्ट्री में क्या चेंज हो रहा है, वो भी अगेन हिस्ट्री में भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। हेलो, गुड मॉर्निंग जी।
हम्म। तो एंशियंट मेडिवल मॉडर्न को भी तुम बाइफरकेट करोगे, ये देखोगे कि एंशियंट का वेटेज बढ़ता जा रहा है। पहले क्या लोग करते थे, तुम लोगों ने भी तैयारी करी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, गांधी भगत सिंह इनके बारे में पढ़ने में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन बेलगाम कर, ये सब जो आता था, ठीक है, एनी बेसेंट, है ना, WC बनर्जी, ये सब नाम तुम पढ़ते होगे। नहीं पूछ रहा भाई अब नहीं पूछ रहा, अब एंशंट पूछ रहा है। तो मजा आता है एंशंट पूछने में। दो रीजन हो सकते हैं इसके एंशंट पूछने के। नंबर वन रीजन तो ये कि बीजेपी गवर्नमेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री को, मेडिवल हिस्ट्री को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती, वो एंशंट हिस्ट्री को ज़्यादा देती है। तो वो आइडियोलॉजी से तुम आइडिया लगा सकते हो कि पेपर भी वैसा ही सेट हो रहा होगा। और दूसरा ये कि सब पढ़ रहे हैं भाई मॉडर्न, यूपीएससी अगर ट्रेंड चेंज नहीं करेगा तो फिर वो यूपीएससी कैसे कहलाएगा। हर बार उसको कुछ नया तो करना पड़ेगा, तो अभी एंशियंट पे ज़्यादा मूव कर रहा है वो। और एंशियंट इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, कोई लिमिट नहीं है एंशियंट की। तमिलनाडु की किताब पढ़ लो तुम, सीबीएसई की किताब पढ़ लो, तब भी मैं श्योरिटी नहीं दे सकता कि तुम वहां से क्वेश्चन टिक कर लोगे। वहीं अगर बात करूं तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के 15-16 टॉपिक है, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वो पढ़ लिए तो 8 क्वेश्चन तो कर ही लोगे 10 में से, ठीक है। वहीं अगर बात करूं मैं बायो की, 12-13 टॉपिक्स हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ वो पढ़ लोगे, सारे क्वेश्चन टिक कर दोगे। एक आधा कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएगा, एक दो बस जो छूटेगा। तो इस एनालिसिस से तुम्हें ये पता चलेगा कि क्या चीज़ तुम्हें पढ़नी है, किसका सिलेबस इतना है और वेटेज इतनी, और किसका सिलेबस इतना है और वेटेज इतनी। ये तुम आइडिया लगा लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा तीर कहाँ चलाना है। नहीं तो नॉर्मली कोचिंग्स किसी ने करी है पहले, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं? कहाँ पे? कहाँ पे? दृष्टि में किस चीज़ की करी है? इतनी जल्दी यूपीएससी से तू सीडीएस पे आ गया तूने? हाँ, सीडीएस वाली, जनरल वाली, अच्छा ठीक है। हाँ तो कोई बात नहीं। उसमें क्या है, नॉर्मल उन्होंने चीज़ें एक जनरल तरीके से पढ़ाई होगी, एक फाउंडेशन टाइप में। हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होगी, ठीक है। तो अभी तुम्हें देखना पड़ेगा एग्जाम की डिमांड क्या है, वहां से तुम्हें एक बेसिक आइडिया लग गया जीएस में होता क्या है। इस चीज़ को करने के बाद तुम्हें पता चलेगा एग्जाम की डिमांड क्या है। करंट अफेयर, अगेन करंट अफेयर भी लिखना। करंट अफेयर आजकल कहाँ से पूछ रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछ रहा है। पेपर देखा है, यूएन करके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन मेरे नॉलेज में है, मैंने भी पेपर देखा है इस बार। हाँ, तो वही तो, सारा फोकस आपने मॉडर्न पे दिया होगा, आ ही नहीं रहा मॉडर्न। मॉडर्न पूछ नहीं रहा यार वो, ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो तुम्हें वो चीज़ समझनी पड़ेगी, खुद देखना पड़ेगा किसकी वेटेज कम होती जा रही है, किसकी बढ़ती जा रही है। आइडिया लगा लेना आगे क्या होगा। एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है। सेम चीज़ है, ठीक है। ट्रेंड तो पता चल जाएगा ना, 2-3 साल 4 साल को देखोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा क्या तुम्हें करना है, कितना करना है। सेम भाई मैथ्स, जिससे सब लोग डरते हो, IMA अटेम्प्ट है खत्म, OTA तो एक है तो पढ़ ले, एक तो है। डर क्या लगता है भाई? अरे भाई साहब, मैथ्स और इंग्लिश के दम पे पेपर निकालता था मैं हमेशा। जीएस तो मेरी बहुत बेकार है, जीएस। कोई नहीं, करेंगे उस चीज़ पे भी चर्चा। मैथ्स, मैथ्स में भी सेम तुम विश्लेषण करना, सेम तरीके से सारे टॉपिक्स लिख लेना, क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं। मैथ्स का उद्देश्य ये होना चाहिए कि भाई मैथ्स में जनरली अगर मैं बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम पढ़ने में 20 घंटे ले रहे हो, तो नंबर सिस्टम को पढ़ने में भी तुम 25 घंटे ही लोगे लगभग। लेकिन तुम्हें ये देखना होगा कि भाई ट्रिगो के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं और नंबर सिस्टम के कितने आ रहे हैं। नंबर सिस्टम के ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा आते हैं, तो भाई मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा, ट्रिगो पे करूंगा। ये तुम्हें यहाँ से पता चल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझने में मैथ के लगभग हर टॉपिक में बराबर टाइम लगता है, लगभग, लेकिन वेटेज सबकी अलग है। टाइम एंड वर्क भी उतना ही टाइम लेगा समझने में,
ठीक है, टाइम एंड क्या एक क्वेश्चन भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, एक या दो आते हैं। हाँ, एक दो ही आए होंगे, दो से ऊपर नहीं आए होंगे। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक आ गया होगा। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम का एक आ गया होगा, बस। और बंदे प्रैक्टिस करे जा रहे हैं 100 क्वेश्चन पाइप। अरे भाई नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन छोड़ भी देगा साला, कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर को छोड़ो तुम, सारा एकदम बेकार हो जाएगा, 10-12 क्वेश्चन का एवरेज खत्म हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी छोड़ो, नंबर सिस्टम छोड़ो, तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलजेब्रा छोड़ो तो पता चलेगा तुम्हें, वो बहुत मेन है। इस तरीके से अब ये, अब ये क्या होता है 2D 3D, ये बहुत वेटेज वाला है। मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये है बड़े टॉपिक्स। तो ये सब करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किस पे कितना एफर्ट लगाने हैं। मैथ्स में 70% सिलेबस, सॉरी मैथ में 40% सिलेबस 70% वेटेज रखता है, और 60% सिलेबस केवल 30% वेटेज रखता है। और वो 60% सिलेबस आसान है, वो सब पढ़ते हैं, सबको मजा आता है। टाइम एंड वर्क क्या है, कुछ नहीं है, दो आदमी एक काम को इतने दिन में करते हैं। इक्वेशन बनानी है बस आपको, इक्वेशन सेट होती, टाइम एंड वर्क कभी गलत नहीं होगा, परसेंटेज कभी गलत नहीं हो ही नहीं सकता, परसेंटेज में तो कैलकुलेशन है। तो भाई यूपीएससी को भी पता है कि ये क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा। इस तरीके से अपना मैथ्स का भी विश्लेषण कर लेना। ये विश्लेषण करने के बाद तुम्हें क्या आइडिया लगेगा, तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारे रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, एवरेज टॉपिक कौन से हैं, और वीक टॉपिक कौन से हैं। लिख ले भाई, तो कुछ भी नहीं लिख रहा बे, क्या लिख रहा है दिखा, कुछ भी नहीं लिखा तूने तो। अच्छा, ये जरूर आइडेंटिफाई कर लेना, यहीं से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें किस पे काम करना है किस पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इसको ना यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देना, मतलब स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पूरा एक पेज छोड़ देना, मैथ के एक बार लिख लेना एक तरफ, जीएस वाले लिख लेना, इंग्लिश वाले लिख लेना। मैं मान के चल रहा हूँ सब लोग गांव से होंगे, अधिकतर लोग छोटे शहर से आते होंगे, तो वोकेबलरी अच्छी नहीं होगी। तो भाई मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं अपने वीक में वोकेबलरी लिखता। ठीक है, हो सकता है किसी के ग्रामर के रूल्स अच्छे हों तो उसे मैं स्ट्रॉन्ग में लिखता। ठीक है, हो सकता है नंबर सिस्टम जैसे इसका खराब है तो मैं उसे वीक में लिखूंगा, मेरा अच्छा हो तो मैं उसे स्ट्रॉन्ग में लिखूंगा, मेरी ट्रिको खराब है मैं उसे वहां लिखूंगा। इस तरीके से ये चीज़ हर एक इंसान पे निर्भर करता है, अलग अलग। किसी दो इंसान की स्ट्रॉन्ग चीज़ सेम नहीं हो सकती, वीक चीज़ सेम नहीं हो सकती। तो एक दूसरे का कॉपी मत करना, बेवकूफ़ बन जाओगे। ठीक है, तो अभी कुछ मैं बोलने वाला था यार, मैं भूल गया, स्ट्रॉन्ग टॉपिक वीक टॉपिक। इनकी लिस्ट बनाने के बाद तुम्हें ये पता चलेगा कि किस पे ज़्यादा एफर्ट लगाने हैं, किस पे कम, किस पे। हाँ, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ साइंस का बच्चा है, अधिकतर साइंस वाले हो तुम सारे, पीसीएम, तो पीसीएम, मैं मान के चल रहा हूँ तुम फिजिक्स केमिस्ट्री तो कर ही लोगे, सीडीएस की ठीक ठाक तरीके से कर लोगे। कुछ क्वेश्चन छूटेंगे, 10 में से 10 कोई नहीं कर पाता, पर 10 में से 8 कर रहे हो तो वो टॉपिक तुम्हारा स्ट्रांग है। ठीक है, तो 10 में से 8 कर रहे हो तो यानी कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री को टॉप में रख सकते हो, स्ट्रांग वाले में। मैं कॉमर्स वाला था, मैं तो साइंस को वीक में रखता था। तो ये चीज़ पर्सन टू पर्सन है। रवि साइंस वीक है, पीसीएम वाला है तू। अच्छा, फोन को भाई साइलेंट करके रखा करो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एवरेज वीक, ये हो गया। इसके बाद क्या करोगे, अब तुम अपना एक स्ट्रेटजी बनाओगे। अभी स्ट्रेटजी नहीं बनी, अभी तो तुमने अपनी औकात देखी है क्या है, कितने पानी में हो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है अब बताता हूँ। तुम्हारे पास 120 दिन है, किसी का पेपर हो, कॉलेज के एग्जाम हो, सेमेस्टर एग्जाम, गर्लफ्रेंड का बर्थडे, ठीक है, या घर में कोई शादी ब्याह शादी दोस्त की शादी कुछ भी हो, तो इफेक्टिवली तुम 100 दिन पढ़ोगे, लिख के दे रहा हूँ। संडे मंडे सब ये सब छुट्टी वुट्टी हटा के
कुछ भी हो गया, ठीक है, एक दिन पेट में दर्द हो गया, झूठ बोल रहे हो, रात को दारू पी के सो रहे हो। ठीक है। एनीवेज मजाक कर रहा हूँ। 100 दिन मान के चल रहा हूँ, तुम्हारे पास 100 से लेके 120 दिन है। 120 दिन का तुम इस तरीके से टाइम टेबल बनाओगे कि यार मुझे 5 महीने में क्या क्या पढ़ना है, एक पेज पे लिख लेना कैटेगरी के बाद। 5 मंथ में मुझे किस तरीके से खुद को अप्रोच करना है, फिर जैसे ही ये चीज़ लिख लोगे, लिख ले यार, नोट तो कर ले। रफ में लिख रहे है तो फाड़ देगा इस पर, जीरो काटा खेलेगा तू। जीरो काटा नहीं पता? अरे ऐसे गेम होता है एक। हाँ, लास्ट में तो ये खेलते हैं। टॉपिक भी चलेगा भाई, तो ये बकवास चल रही है। हाँ नहीं, उस पे भी काम कर, देख कोर सब्जेक्ट पे भी हम बात करेंगे। कोर सब्जेक्ट से इसको, लेकिन कहीं एक भाई, एक अलग से एक डायरी खरीद लेना। यार मेरी डायरी ऊपर रह गई, मंगानी पड़ेगी। एक डायरी खरीद लेना, छोटी सी पॉकेट डायरी आती है, 10-20 रुपए की आती है। उस पे ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। ठीक है, छोटी वाली डायरी जो होती है नोट पैड टाइप, वो ले लेना। उस पे ये सारी चीज़ें बनाना ताकि तुम उसको अलग से रख सको। रजिस्टर के बीच में लिखोगे मारे जाओगे, गायब हो जाएगा जीरो कांटे में, खुलेगा ही नहीं। ठीक है, जीरो कांटा में ही गायब हो जाएगा वो। ठीक है। एनीवेज, हाँ, फिर तुम बनाओगे मंथली स्ट्रेटजी। ठीक है, मान के चल रहा हूँ अप्रैल में 15 दिन बच रहे हैं। ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और फिर 14 सितंबर को पेपर है, तो सितंबर में भी तुम्हारे पास 15 दिन है। 14 ही मान लो या 15 मान लो, तुम्हारे ऊपर है। तो तुम ऐसे स्ट्रेटेजी बनाओगे, एक अप्रैल की हेडिंग डालना, उसके नीचे टॉपिक्स लिखना, मई उसके नीचे टॉपिक्स, जून जुलाई सारे टॉपिक्स। अब तुम्हें पता चल गया आने वाले 6 महीने में तुम्हें सारा सिलेबस तुम्हारा 5 महीने में हो जाएगा। अब क्या करोगे? 15 अप्रैल है आज, अप्रैल वाला पेज खोलोगे। आज है ट्यूसडे, मान के चल रहा हूँ 2-2.5 हफ्ते हैं हमारे पास। 2.5 हफ्ते का टारगेट बनाओगे प्रॉपर, वीकली जिसे बोलते हैं। ठीक है, वो डेली तब बनेगा जब वीकली शुरू होगा। ठीक है, जैसे ही मंथ शुरू हुआ तो वीकली टारगेट बना दो, पहले हफ्ते ये पढ़ूंगा। ठीक है, पहले हफ्ते ये पढ़ूंगा, दूसरे हफ्ते ये पढ़ूंगा, तीसरे हफ्ते ये पढ़ूंगा, चौथे हफ्ते ये पढ़ूंगा। जो भी टॉपिक, चैप्टर, 500 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, रिवीजन, जो भी करना है तुम्हें सब लिख लेना इसमें। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा वीकली टारगेट बन गया, मंडे सुबह होगी, तुम पूरे हफ्ते का टारगेट बना लेना कि भाई मुझे मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे को ये करना है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, पूरा बना लेना। कोई एक दिन, किसी दिन तुम्हें बाहर जाना है तो कम से कम लिखना ना कि इस दिन पढ़ाई नहीं हुई। तो जाना है भाई, कॉलेज के काम से जाना है, घर में कुछ काम है, जाना है, तो लिखना। पता तो चलेगा साला कर क्या रहे हो तुम, कितने दिन तुम्हारे चीट डे हुए हैं। ये बन गया। इसके आगे तुमने टॉपिक्स लिख लिए सारे कि भाई मुझे आज मेंसुरेशन के कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, मुझे आज हिस्ट्री का कुछ पढ़ना है, मुझे आज पॉलिटी पढ़नी है। वो लिखना प्रॉपर, ये मत लिखना हिस्ट्री ज्योग्राफी है। ये क्या फायदा, प्रॉपर टॉपिक लिखना, मॉनसून पढ़ना है आज मुझे, मुगल एरा पढ़ना है मुझे। ठीक है, प्रॉपर लिखना, फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज करना है, इसके क्वेश्चन लगाने हैं, वो सब लिखना। अब आ गए तुम डेली, डेली टारगेट। डेली टारगेट उस डायरी में जरूर बनाना। ये तो बन गया तुम्हारे पहले 10 पेज में, पहले 5 पेज में ये काम हो जाएगा। नंबर 1 क्या? एग्जाम का ट्रेंड एनालिसिस। फिर उसमें खुद को देखोगे तुम्हारा क्या स्कोर रहा है, कितना तुम्हारा दिमाग है, क्या तुम उसमें परफॉर्म कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक। फिर 6 महीने,
फिर मंथली, फिर वीकली। अब आ गए हम डेली पे। डेली में क्या करोगे? जो भी है उसके आगे चेक बॉक्स बना लेना। ठीक है, जो भी उसके जो भी पढ़ना है तुम्हें, सबके आगे चेक बॉक्स बना लेना। ठीक है, जो जो टॉपिक्स होते जाएं, टिक 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 टिक, जो भी हो रहा है करते चलो। पता तो चलेगा आज जो तुमने बनाया है टारगेट, सुबह बनाओ शाम को टिक करो। पता तो चलेगा तुम कर क्या रहे हो, कितना आगे बढ़ रहे हो, कितना नहीं बढ़ रहे। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ तुमने टोटल आज के 10 टारगेट बनाए। 10 में से अगर तुम 8 कर रहे हो ना, तुम ठीक जा रहे हो। 100% तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, रह जाती है चीजें। है। ठीक है, लेकिन ये चीज कुछ दिन होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बगल वाला बंदा भी तो 10 टारगेट बना रहा है। कुछ दिन बाद तुम्हें क्या करना होगा? नीचे 11 करना होगा और ऊपर 9। फिर कुछ दिन बाद तुम्हें क्या करना होगा? नीचे 12 करना होगा, ऊपर 10। फिर कुछ दिन बाद नीचे 13, ऊपर 11। ना इतना तो तुम्हारा बगल वाला भी कर रहा है, तुम अलग से क्या कर रहे हो? तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो तुम बाकी के कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सको? डेली हर कोई इतना तो पढ़ ही रहा है, तो जितना डिनोमिनेटर बढ़ाओगे उतनी तैयारी अच्छी होगी। खुद को पुश करना पड़ेगा। अगर इतनी आसानी से नॉर्मली डेली रूटीन से पेपर निकलता तो हर कोई निकाल लेता। जो यहाँ कर रहा है, जो फिर 14 पे पहुंच रहा है और फिर 12 कर रहा है, उसमें और इसमें बहुत अंतर है। 4 चीज ज्यादा पड़ रहा है वो उससे रोज की। तुम्हें खुद को पुश करके यहाँ लाना है एटलीस्ट। एक एवरेज बता रहा हूँ, इट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ये है भाई बेसिक तरीका। स्ट्रेटेजी वेटेजी कुछ नहीं होती। मैं बोल दूं साइंस पढ़ो, तुम साला तुम साइंस बैकग्राउंड के हो, तुम तो कहते हो मेरे को आता है, मैं कह दूं फिर भी साइंस पढ़ो, मैं बेवकूफ़ हूँ? ठीक है, मैं कह दूं तुम भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ो, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, वही बेवकूफ़ी है। खुद साला एग्जाम देखो, खुद अपना औकात देखो, तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता। खुद देखो कि तुम्हें किस टॉपिक पे कितना टाइम लगेगा, कितने घंटे लगेंगे। हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री आप 4 घंटे में कर लो, आपको 6 घंटे लगे। और हो सकता है अलजेब्रा आप 2 घंटे में कर लो, इसे 4 घंटे लगे। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर एक का दिमाग किसी ना किसी चीज में अच्छा है, किसी ना किसी चीज में कम अच्छा है। बेकार नहीं है, कम अच्छा है। तो वो चीज देखो और उस हिसाब से आगे बढ़ो। इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ आने वाले 6 महीने की। डेली बेसिस के टारगेट पूरे करोगे तो वीकली का टारगेट पूरा होगा। वीकली के करोगे तो मंथली का होगा। मंथली का करोगे तो पूरा 4-5 महीने का होगा। और जो चीज लगातार डेली बेसिस पर टारगेट पूरी हो रही होगी, तुम्हें खुद दिख जाएगा कि पेपर क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तुम डेली टारगेट ही पूरे नहीं कर रहे, तो तुम किसी से भी शिकायत नहीं कर सकते कि यार मेरा पेपर नहीं निकल रहा सर, अबे पढ़ाई क्या साला टारगेट ही नहीं कर रहा। फिर तुम्हारे सामने पिक्चर आ जाएगी, पढ़ तो मैं ही नहीं रहा टारगेट को, पढ़ पेपर। बहुत आसानी से लोग उंगली उठाते हैं, बहुत आसानी से कि यार मैं तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं पढ़ पाया, उसने मेरा 1 साल बर्बाद कर दिया। पेरेंट्स ने काम में लगा रखा था, घर का काम इतना दे दिया उन्होंने, मैं नहीं पढ़ पाया। सब बकवास है। रात को पढ़ते हैं लोग। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं लोग। दिस इज द थिंग यू शुड फॉलो। ठीक है। अब तुम्हारा इन सबको करने में विजन क्या होना चाहिए? तुम्हारा विजन ये होना चाहिए कि भाई जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं उसको तुम्हें एवरेज बनाना है। ठीक है, जो तुम्हारे एवरेज टॉपिक्स हैं उन्हें तुम्हें इस पैटर्न पे चलते रहोगे। 70-80% भी सिलेबस तुम्हारा अगर स्ट्रांग हो गया
कट ऑफ तो 50% पे लगती है ना। 70% सिलेबस भी तुम स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तुम्हें पता है सिलेबस क्या है, वो सब एनालिसिस से तुम्हें सब पता चल जाएगा, पहले स्टेप से ही पता चल जाएगा पेपर क्या है, डिमांड क्या है उसका। अगर तुमने 70% भी पढ़ लिया तुम्हें पता चल जाएगा। अब तुम ये सवाल मत पूछना कि सर एंशियंट पढ़े ना पढ़े, मेडिवल पढ़े ना पढ़े, एनालिसिस कर ले। 70% कर लिया तो मेरी तरफ से बाकी 30 बिल्कुल छोड़ दे। अगर 70 पे इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं देख लूंगा, बाकी 30 को किताब भी मत खोलियो, क्लास में भी मत आइयो मेरी तरफ से, लेकिन 70 पे कॉन्फिडेंस तो आए। मैथ्स में मैंने अलजेब्रा छुई भी नहीं थी और छूता भी नहीं था, मेरे को समझ ही नहीं आती थी, बड़ा अजीब सा लगता था अलजेब्रा सॉल्व करना। लेकिन बाकी के क्वेश्चन तुम आज दे दो मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा, आज भी दे दो। तो सेम गोज विद यू। हो सकता है तुम्हें अलजेब्रा बहुत आसान लगती हो, ट्रिको समझ में ना आती हो, छोड़ ट्रिको, लेकिन अलजेब्रा में फिर ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कहीं से भी क्वेश्चन दे दो देख लूंगा भाई। मैथ्स की अगर बात करूं, जो लोग मैथ्स दे रहे हैं उनके लिए एक एडवाइस ये है, हर एक टॉपिक के कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर एक टॉपिक मतलब अगर ट्रिको पढ़ रहा है पढ़ ली तो 250 क्वेश्चन लगा लियो, तब जाके वो दिमाग में बैठेगी, ठीक है। वरना बेकार है, वरना वो दिमाग में नहीं बैठी। 250 क्वेश्चन कम से कम करने हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम 250 क्वेश्चन, तब जाके थोड़ा सा दिमाग में बैठेगा, ठीक है। इसके बाद फिर कहीं तुम जाके टेस्ट वेस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे, मॉक टेस्ट वगैरह, अदरवाइज ये तुम्हें करना होगा। और और ये हो गया, ये हो गया, हाँ। और क्या बताऊँ, चीज़ों को अप्रोच कैसे करना है, इन टॉपिक्स को अप्रोच कैसे करना है, किन चीज़ों को कैसे अप्रोच करना है, वह अपनी लाइफ में मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ ये चीज़। तुम एक मंत्र बना लो अपनी लाइफ का, 3 सर्कल बना के रखना। ठीक है, सर्कल में क्या होगा भाई, चलो, पहला सर्कल होगा तुम्हारा मस्ट, दूसरा सर्कल शुड, तीसरा गुड। का मतलब आता है किसी को हिंदी में क्या होता है, बताओ। अवश्य। हम्म, समझ गए या समझाऊं, तुम्हारे एकेडमिक्स में इसका क्या रोल है, थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ। भाई मैथ्स में मैंने बताया था 40% जो सिलेबस है लगभग 60-70% वेटेज रखता है। मस्ट है यार, सोचने की बात ही नहीं है, पढ़ना ही है साला, ऑप्शन ही नहीं है। सेम गोज विद इंग्लिश, वोकेबलरी तो पढ़नी पड़ेगी यार, 30 नंबर की तो आती है। 10 इडियम फ्रेज हो गए, 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। चलो मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हारा जो लर्निंग कैपेसिटी है नहीं है कि भाई तुम 1000 क्वेश्चन, 1000 वर्ड याद करो, 2000 वर्ड याद करो, तो सबसे पहले पीवाईक्यू में जो आए हैं वो पढ़ लो। पीवाईक्यू में पीवाईक्यू में जो आए हैं वो पढ़ लो, उनके जो क्वेश्चन आए हैं उनके मीनिंग पढ़ लो, और जो उनके ऑप्शंस आए हैं उनके मीनिंग पढ़ लो। अगर मैं मान के चल रहा हूँ 10 क्वेश्चन आए हैं इस साल सिनोनिम के, तो 50 वर्ड याद करने हैं तुम्हें, 4 ऑप्शन, 1 वर्ड, 5 हो गए एक उसके, तो 50 वर्ड याद करने हैं। ये तो पढ़ी लो, कम से कम वो तो पढ़ो कि जो पेपर में आया है। बाकी तो लिमिट तो वोकेबलरी की कोई है नहीं, इतनी मोटी किताब भी कम पड़ जाती है। तो पहले वो पढ़ लो जो आखिरी के 4-5 साल में पेपर में आया हो, पहले सीडीएस का पढ़ लो, फिर तुम्हें और आगे बढ़ना है तो फिर एनडीए की भी देख लो वोकेबलरी। अब तुम्हें उतना तो दिमाग में तुम्हारे आ गया जो आखिरी के 4-5 सालों में आया है। अब तुम्हें लगता है कि तुम और पढ़ सकते हो, भाई फिर और किताब खरीद के पढ़ लो जितनी पढ़नी है। बाकी के एग्जाम्स में जो आ रही है वो पढ़ लो, सीजीएल में जो आ रही है वो पढ़ लो, क्योंकि ये एक दूसरे के एग्जाम से वर्ड्स उठाते हैं और फिर रिपीट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से मस्ट वाली हो जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सीडीएस। वोकेबलरी की बात करूँ तो कुड वाली हो जाएगी, एनडीए भी पढ़ लो, कुड वाली हो जाएगी कहीं की भी पढ़ लो,
सेम मैथ्स, पहले पीवाई क्यू लगा लो भाई ट्रिग्नोमेट्री के, कि ये तो साला पेपर में आया ही आया है, ये तो मुझे सॉल्व कर ही लेने चाहिए। फिर कोई और रेफरेंस बुक जो तुम्हें लगती है, अरिहंत या किसी भी तरह की बुक तुम्हें लगती है कि यार इतना तो पढ़ ले, ये पढ़ लेता हूँ, इतना हो गया। अब कहीं से नेट से इधर उधर कोई क्वेश्चन मिल जाए, टेलीग्राम पे मिल जाए, फिर कुछ भी पढ़ते रहो। तो ऐसे करके अपनी प्रायोरिटी सेट करो एकेडमिक्स में। यही चीज़ तुम अपनी लाइफ में भी फॉलो कर सकते हो। लाइफ मतलब अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई, तो तुम्हारी लाइफ में मस्ट क्या होना चाहिए भाई? तुम्हारे पेरेंट्स, उनकी वजह से आज तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हारी फैमिली, ठीक है, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर देम। जो भी कुछ हो आज तुम अपने माँ बाप की वजह से हो। जहाँ भी हो, जैसे भी कपड़े पहन रहे हो, जो भी तुम्हारे पास मोबाइल है, सब कुछ उन्हीं की देन है। क्यों भाई? तो मस्ट होने चाहिए वो, कि भाई मैं कुछ भी काम करूँगा तो ये सोच के चल करूँगा कि जो मेरे लाइफ की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, उनकी आत्मा को ठेस ना पहुँचे, उनके मन को दुख ना हो। तो ये हो गया मस्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? डेली पढ़ूंगा, स्पोर्ट्स पे फिटनेस पे ध्यान दूंगा, पुशअप्स वगैरह लगाऊंगा, ये सबको पता है बातें। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पढ़ सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ शारीरिक रूप से, अखबार पढ़ सकता हूँ इंग्लिश सुधारने के लिए, रनिंग कर सकता हूँ अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, योगा कर सकता हूँ इंटरनल बॉडी को ठीक रखने के लिए। ये सारी बातें सबको पता होती हैं। ये वही मस्ट। रही बात शुड की, शुड में मुझे और क्या करना चाहिए भाई? घर में रूम भी साफ सफाई रखना चाहिए, किताबें सही से रखी रहनी चाहिए, मेरी रैक्स अच्छे से, किताबों के रैक्स अच्छे हो, जूते उत्ते साफ रहे मेरे। ये शुड में आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। अच्छे से मैं बाल वाल कटवा के रखूँ, ठीक है, प्रॉपर ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा हो मेरा, कपड़े साफ पहनूं मैं, प्रेस हो मेरी कपड़ों पे, ये शुड में आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। कुड में क्या आ जाएगा? गर्लफ्रेंड। मेरे हिसाब से तो कुड में आनी चाहिए। कुछ लोग इसको मस्ट में कर लेते हैं, सोचते हैं कि यही सब कुछ है, और फिर जीवन भर रोते हैं। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड्स हो गई, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, मोबाइल, स्नैपचैट, ये सारी चीज़ें, इधर उधर घूमना, मूवीज़, वेब सीरीज़, ये सारी चीज़ें तुम्हारी कुड में आनी चाहिए। कुड से भी नीचे होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, कि भाई ये सब चीज़ें कर लेता हूँ, पहले मस्ट वाली कर लेता हूँ, फिर शुड वाली कर लेता हूँ, टाइम मिला तो कुड वाली चीज़ें कर लूंगा, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से लाइफ को अप्रोच करोगे, तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा मुझे अभी क्या करना है क्या नहीं करना। किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में, मतलब कोई भी अगर डिसीजन लेना हो, ये देख लेना, डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। कोई भी डिसीजन लेना हो लाइफ में, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या मुझे दोबारा पीटीएस की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये देख लेना। अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज ऐसे बनाओ, क्या तुम कर सकते हो लाइफ में। नंबर वन प्रायोरिटी तुम्हारी सीडीएस होनी चाहिए, फिर नंबर टू एफ कैट, ऑप्शन है एक। हेलो, बढ़िया जी बढ़िया, आप बताइए। ये हो गया प्रायोरिटी। अब इस तरीके से करके तुम लाइफ को आगे बढ़ाओ, स्ट्रेटजी बनाओ, पेपर के बारे में देखो, बाकी की चीज़ें देखो, तुम्हें सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्या करना है। एक दो बातें और तुम्हें बताऊं, जेनरिक बातें हैं। सीडीएस वालों को बताने में मुझे बहुत अजीब लगता है, एनडीए वालों को बताने में फिर भी मज़ा आता है। हर एक सब्जेक्ट के अलग से रजिस्टर बना लेना। ऑल इन वन वाला कॉन्सेप्ट मत चलाना कि इसी में ही तुम मैथ पढ़ रहे हो, 2 पेज बाद इंग्लिश आ गई, फिर ज्योग्राफी आ गई, फिर याद करोगे 2 महीने बाद, अरे वो कहाँ लिखा था, मॉनसून वाला टॉपिक कहाँ गया। ठीक है, मॉनसून कहाँ गया, मॉनसून तो उड़ गया बादलों के साथ ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मत करना, अलग अलग रजिस्टर बना लेना। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि साइंस का एक रजिस्टर बना सकते हो, शुरू में फिजिक्स कुछ 50 पेज में, अगले 50 पेज में केमिस्ट्री, लास्ट के 50 पेज में अपना बायो। इससे ऊपर नहीं जाता, 50-60 पेज के ही नोट्स बनेंगे तुम्हारे। हिस्ट्री को भी ऐसे ही कर सकते हो, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। ज्योग्राफी और पॉलिटी का एक रजिस्टर बना सकते हो, आधे पेज में ज्योग्राफी आधे पेज में पॉलिटी।
मतलब कॉस्ट इफेक्टिव अगर तुम्हें करना है तो यूं नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ आज ही तुम 50 रजिस्टर खरीद कर रख दो, हर एक चीज़ को अलग अलग उसमें लिख रहे हो। इस तरीके से मैथ के लिए तुम 2 रजिस्टर बना सकते हो, एक फेयर रजिस्टर। अगर आपको लगता है कि आपके नोट्स ऐसे हैं कि आज से 20 साल बाद अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, तो कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर लगता है कि यार ये तो मुझे ही समझ नहीं आ रहा, 4 महीने बाद मैं ही भूल जाऊंगा क्या लिखा था, तो वही दोबारा बना ले। समझ गया? मैं अपने नोट्स दिखा सकता हूँ कुछ ऐसे, एनडीए के दिखा सकता हूँ, मेरे पास रजिस्टर रखा है दोनों। 2 रजिस्टर बनाए थे मैंने एनडीए के, एक में 11th क्लास वाला था सारे टॉपिक्स, मतलब आई एम नॉट श्योर कि 11th 12th को डिवाइड किया था, बट जिस तरीके से वो मुझे पढ़ाया गया था अलग अलग थे। और सीडीएस के लिए भी मैंने, सीडीएस के लिए तो मैंने मतलब सीडीएस के लिए मैंने कुछ खास मैथ्स पढ़ी नहीं, वो पता नहीं कैसे ही ठीक हो गया मेरा। इंग्लिश के लिए मैंने बहुत अच्छा रजिस्टर बना रखा है, इतना मोटा रजिस्टर, एक ही, वो ग्रंथ की तरह है, मतलब मैं अब तो कोई एग्ज़ाम नहीं लिखता, पर जब लिखता था तो उसको ही पढ़ता था। ज्योग्राफी पॉलिटी के लिए मैंने ऐसे ही कर रखा है, कभी अगर कहोगे तो मैं दिखाऊंगा, तुम समझ जाओगे कि हाँ नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, मतलब नोट्स ऐसे बनाओ यार, दोबारा बनाने की ज़रूरत ना पड़े। वोकैब के लिए बताया तो भाई, मैं मान के चल रहा हूँ तेरी वोकैब खराब है, पहले उतनी तो पढ़ ले जो पेपर में आई है, उतनी तो याद कर, वो तो बेयर मिनिमम, वो तो पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद एनडीए की भी देख ले, उसके बाद फिर सीजीएल वगैरह की देख ले, ले दे के तेरे पास 1000 वर्ड की एक वोकेबलरी बन जाएगी। उतना याद कर ले, आना होगा पेपर उसमें से आ जाएगा, नहीं आना होगा तो तू ये तो कह देगा कि मैंने उतना तो पढ़ लिया था जो पिछले पेपरों में आया है 4 5 साल के। ठीक है, लेकिन फिर तुझे उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, तुझे ग्रामर अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तुझे फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज, इन सब पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यार वोकेबलरी तो मेरी कमज़ोर है, बाकी पे तो ज़्यादा मेहनत करूँ ताकि वहाँ पे अगर क्वेश्चन नहीं बना पाया तो यहाँ से मेरा स्कोर उठ जाए। फिर तुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी बाकी सब्जेक्ट्स पे ही मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई वहाँ वोकेबलरी कमज़ोर है, इंग्लिश में मेरे 60 65 ही आएंगे, जीएस में लाने पड़ेंगे 40, तब जाए काम चलेगा। फिर तुझे मैथ्स पे भी जोर डालना पड़ेगा। एक चीज़ अगर ख़राब कर रहे हो ना तुम, तो तुम्हें बाकी सबको अच्छा बनाना पड़ेगा ताकि उसकी भरपाई हो जाए। ये तुम्हें खुद देखना है। समझा? मैं कुछ बता रहा था अभी, क्या बता रहा था? नोट्स के बारे में बता रहा था, नोट्स कैसे बनाने हैं, तो अपने अलग अलग रजिस्टर बना लेना, मैथ्स के 2 रजिस्टर बनाना। क्यों? हाँ जी। फॉर फेयर, फेयर ऐसा कि जिसमें तुम्हारे फॉर्मूलाज हों, स्टेप्स हों, ठीक है, टॉपिक्स हों, कि भाई टाइप्स होते हैं ना मैथ्स में, टाइप होते हैं, तो इन टाइप्स के इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक फेयर रजिस्टर में वो, रफ रजिस्टर में ऐसे है कि जिसमें तुम कुछ भी लिखे जा रहे हो, कुछ भी, मतलब ऊपर कोने में भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बीच में भी सॉल्व हो गया, वहीं उसके ऊपर एक ओवर राइट करके कुछ, मतलब जो बिल्कुल गंदा हो, उससे तुम्हें फर्क ही ना पड़े क्या कर रहे हो तुम, एक वो बनाओ। और वो चीज़ तुम किसी भी रजिस्टर में कर सकते हो, कोई पुराना रजिस्टर पड़ा हो उसमें भर दो, ऐसी कुछ भी कैलकुलेशन ही तो करनी है उसमें, वो तुम वैसे यूज़ कर सकते हो। मैथ्स के लिए हो गया, इंग्लिश के लिए एक अच्छा रजिस्टर बनाओ, प्रॉपर बढ़िया साफ सुथरा। इंग्लिश के लिए जो तुम्हारे रुचिर सर हैं, दी बेस्ट टीचर हैं देहरादून के, दी बेस्ट भाई। यूट्यूब पे क्लास देख लेना, जो 13 तारीख को और 12 तारीख को क्लास हुई है उनकी, 70% पेपर वही आया है। जो इस बार नया टाइप वाला क्वेश्चन आया ना, S1 S2 S3, सर ने करा दिया था यूट्यूब पे, किसी ने नहीं कराया होगा, मैं पूरे भारत में गारंटी ले रहा हूँ, सर ने करा दिया था। सर की भी क्या एनालिसिस रही होगी, क्या सोचा होगा सर ने, वो मैं भी नहीं जानता, पर इतना आउट ऑफ द बॉक्स कौन सोच सकता है यार, कि है। हाँ, तो वही तो उन्होंने बताया था कि ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे, देखना तुम, यूट्यूब पे क्लास है उनकी, वो बैंक पद में आते हैं क्वेश्चन ऐसे, बैंकिंग में आते हैं, उन्होंने बोला कि ये देख लो क्या पता इस बार आ जाए, आ गया पेपर में। तो भाई ये वही सोच सकता है जो, जिसको एग्जाम का पता हो, 15 साल से पढ़ा रहे हो, 10 12 साल से, 15 साल से, कुछ तो तजुर्बा होगा ही। तो इंग्लिश तो भाई तुम सुधार सकते हो अपनी, पीछे पड़ जाओ उन टीचर के, ऐसे टीचर हैं जो तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे। ये बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर भी A1 है, ऐसा नहीं है कि वो भी बढ़िया नहीं पढ़ाते, और बाकी तो मैं बैठा ही हूँ, कुछ भी पढ़ना हो मेरे पास ले आना, कुछ भी, एनी सब्जेक्ट, एनीथिंग,
हाँ हो सकता है ऑन द स्पॉट आंसर ना दूं, मेरी नॉलेज चेक करने के लिए तुम मुझे कुछ भी पूछ लो, मैं ना बता पाऊँ, पर हाँ ये जरूर बता दूंगा कि ये क्यों आ रहा है पेपर में, क्या किस वजह से ये न्यूज़ बनी होगी। अच्छा एक चीज़ और, जीएस को अप्रोच करो तो जीएस में एक चीज़ ध्यान रखना, करंट बेस्ड जीके पढ़नी है तुम्हें। इस बार जो पेपर में ऑर्गेनाइजेशन वाले क्वेश्चन आए हैं ना, यूनाइटेड नेशन ये वो, ये एक था कि ये जो टैग लाइन है ये यूनाइटेड नेशन की किस बॉडी की है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल था, WHO, यूनिसेफ था, ये सब करके था। तुम सोचोगे यार ये क्वेश्चन आ गया तो क्या मैं सारी ऑर्गेनाइजेशन याद करूं? 6 ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, 6 होती हैं, फिर और भी बहुत होती हैं। WHO होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑन WTO होती है, बहुत सारी ये वर्ल्ड बैंक भी आता है इसी में, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर तुम सारी थोड़ी पढ़ोगे, पागल हो जाओगे पढ़ पढ़ के, एक अलग ही सिलेबस बन जाएगा उसका। ये था करंट बेस्ड चीज़ों से क्वेश्चन, वो चीज़ें करंट में रही थी उस टाइम के आखिरी के 7 महीनों में, वो चीज़ करंट में पूछी जा रही थी, उसी से उन्होंने थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लिया। थ्योरी भी ऐसे पढ़ो जो करंट में चल रही हो, थ्योरी ऐसी पढ़ो जो करंट में चल रही हो। मान लो अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाए, पता नहीं कब होगा मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ, प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स पढ़ना, इलेक्शन के आर्टिकल्स पढ़ना, पावर्स पढ़ना प्रेसिडेंट की। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा साला नया प्रेसिडेंट कौन है, ये रेलवे में और कांस्टेबल लेवल के पेपर में आता है, नया प्रेसिडेंट कौन बना, कौन से नंबर वा प्रेसिडेंट है, 52वां 53वां, ये आती हैं सब। ठीक है, तुम्हारे में पूछेगा पावर्स कौन सी नहीं है, नहीं है ये पूछेगा। और ऑप्शन भी होंगे ABC, ABC, ऑल ऑफ द ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा करंट में क्या चल रहा है, इसकी थ्योरी क्या पढूं। एवरेज थ्योरी, एवरेज जेनरिक थ्योरी तुम्हें यहाँ से मिलेगी, उसमें तुम्हें खुद पिक करना पड़ेगा कि करंट की क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। मैगजीन से क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे, मैगजीन जो मिली है वहां से बहुत क्वेश्चन आए हैं, पहली पेज से आया है, देख ले भाई। हाँ तो मैंने बताया था इनको, मैगजीन जो बना रहा है लड़का, 2 बार रिकमेंड हुआ है वो, TDS FCAT दोनों, मेडिकली फिट हो चुका है अभी, और मेरिट तो लड़कों में कोई पंगा होता नहीं है, तो जा रहा है वो अकेडमी TDS के लिए, हाँ OTA जा रहा है वो। ठीक है, तो A1 लड़का है, मतलब मुझे दुख है कि वो मेरी टीम में नहीं होगा। नोएडा में मेरे पास एक छोटी सी टीम है जो इन चीज़ों पे काम करती है, मुझे दुख है वो मेरी टीम में नहीं होगा, लेकिन हाँ अच्छी बात है वो अच्छी जगह जा रहा है। स्मार्टेस्ट बंदा है वो टीम का, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बंदा। और जो अभी बना रहा है, अब बनाएगा उसके जाने के बाद, वो भी CAPF क्वालिफाइड है। CDS तो उसने हर बार निकाला है, 5-6 बार निकाला है, CAPF भी निकाला है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें बन रही है, मतलब जो कंटेंट तुम्हें मिल रहा है यार बहुत A1 है, एक्सपर्ट लोग बना रहे हैं, एक्सपर्ट जिन्होंने हर बार पेपर निकाला है। डिस्क्रिप्टिव है उसमें तो। हम्म, बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए भाई, तूने वो उस लेवल की GS पढ़ी है। हाँ तो तेरे लिए तो CAPF होना चाहिए, फॉर्म भरा है अभी इस बार, फिर ज्ञान क्यों दे रहा है इतना CDS तो निकल ही जाएगा, CAPF देखना, CDS तो मेरे जैसा बंदा भी निकाल लेता है। CDS ही चाहिए, CDS तो निकल जाएगा यार, CDS कोई बड़ा खेल नहीं है। कर देना इसको, एंड कर देना।